سقوط ढाका के दौरान साबिक मशरकी पाकिस्तान में होने वाले फौजी ऑपरेशन के तनाजुर में उन्हें सियासी तनकीद का सामना करना पड़ा। उन्होंने सियासत के डायलॉग को छोड़कर फौज की अस्करी कुव्वत को इस्तेमाल करने को दुरुस्त समझा। उसकी एक वजह जो थी वो ये थी कि मौलाना मौदूदी ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान दो टुकड़े हो, ताकि अगर इस्लामी रियासत कायम हो तो दोनों मुल्क जो हैं वो बराबर रहें और इनमें किसी किस्म के इख्तिलाफात जो हो रहे हैं उनको दूर किया जा सके। उस वक्त जो मसला दरपेश था वो था कि अवामी लीग के बाज़ अनासर जो हैं उन्होंने एक तरह से बगावत कर दी थी और मुफ्ती बानी के ताउन से मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से काटने की बात शुरू हो गई है। तो भारतीय फौज के मुकाबले के लिए उसकी यलगार पर बंद बांधने के लिए मौलाना मौदूदी ने उसका साथ दिया है। 1972 में मौलाना मौदूदी की कई अशरों से जारी इल्मी काविश तफहीमुल कुरान अपनी छठी और आखिरी जिल्द की इशात की सूरत में मुकम्मल हुई। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल ये था कि तर्जुमे तो बहुत मौजूद हैं, बहुत अच्छे तर्जुमे मौजूद हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोगों को पूरा किसी आयत का किसी सूरत का पसंदा मालूम हो, ये मालूम हो कि कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, किस जमाने में नाजिल हुई, क्या वक्त के हालात थे। इन तमाम चीजों को अहाता करने के लिए मौलाना मौदूदी ने अपनी तफसीर लिखी है। कुरान में जिन मुकामात का जिक्र है वहां उन्होंने खुद सफर किया, उन मुकामात को देखा ताकि अपनी तफसीर लिखते वक्त वो मुकामात उनके सामने रहे। और फिर उनकी जो कॉम्प्रहेंसिव तफहीम है उसमें आप देखें कि तारीख के पूरे पस मंजर का अहाता किया है। आपके सामने मिसाल है उनकी जिन्होंने इसका अंग्रेजी तर्जुमा किया और कैद की सूरत में अल्ताफ गौहर। तो मतलब यह है कि ऐसी शख्सियतें जो कि बिल्कुल ही वेस्टर्नाइज इनकी थिंकिंग है वो भी मौलाना से मुतासर हुए हैं। इनको समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। तो मुझे वली खान साहब ने कहा था कि मैं जेल में था तो मैंने तफहीमुल कुरान पूरी पढ़ा कि ऐसी किताब बहुत कम मैंने कभी देखी है जो मौलाना साहब की तफहीमुल कुरान के बारे में। मौलाना मौदूदी अपने नजरियात से कतई नजर समाजी रवादारी पर यकीन रखते थे। उन्होंने मिलनसारी के मामलात में हमेशा आला ज़र्फी और हुस्न इखलाक का मुज़ाहिरा किया। एक जानिब तरक्की पसंद शायर फैज अहमद फैज से सहाफत और जेल की जिंदगी के तनाजुर में उनका वास्ता रहा, तो दूसरी जानिब शायर जोश मलिया आबादी उनके अहबाब में शामिल थे। एक बार मेरी जोश मलिया आबादी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि वो मौलाना मौदूदी साहब के बड़े नजदीकी हैं। गुफ्तगू से मालूम हुआ कि बहुत ही आपस में अच्छी मिलना जुलना भी था, दोस्ती थी और बेतकल्लुफी थी। तो ये जो तजाद था, एक जोश मलिया आबादी कहाँ, मौलाना अबुल मौदूदी की शख्सियत कैसी, तो मालूम होता है कि इंसान के कई पहलू होते हैं और जो हर पहलू को सही तरीके से चला सके उसकी कामयाबी यकीनी हो जाती है उस शख्स की। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि खुद मौलाना मौदूदी भी शायराना शौक रखते थे। कहते हैं कि तालिब उनका तखल्लुस था। 1932 में शायशुदा उनका कलाम आज भी उनके चाहने वालों के पास महफूज है। 1972 का साल उनकी जिंदगी का अहम साल था। इस साल उन्होंने अपनी गिरती हुई सेहत के बाइस सियासी और तंजीमी जिम्मेदारियों से किनारा कशी इख्तियार की और इसी बरस 4 नवंबर को मौलाना ने लाहौर के करीब एक मस्जिद का संग बुनियाद रखकर जमात इस्लामी के मरकजी दफ्तर की तामीर का आगाज किया। ये मरकज बरसों से मंसूरा के नाम से जाना जाता है। मार्च 1977 के इंतखाबात ने धांधली के मसले पर कौमी इत्तेहाद का जारी एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता किया। कहा जाता है कि इस दौरान मौलाना मौदूदी ने इस मामले को सुलझाने के लिए भुट्टो साहब को तजावीज पेश की, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया।
یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ مولانا مودودی نے اپنی تحریروں کے ذریعے اردو زبان کی ترویج اور توسیع میں بھی گراں قدر خدمات انجام دی. دیکھیے، مولانا مودودی کو آغا شورش کاشمیری اردو زبان کا سب سے بڑا ادیب کہتے تھے، اور غالب کے خطوط کے بعد ایسی اردو کسی شخص نے شاید ہی لکھی ہو. اب مولانا مودودی کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی. ادویات کے استعمال کے باعث سخت بے چینی سے دوچار رہتے تھے. ایک بار اپنی صاحبزادی سیدہ حمیرہ مودودی سے انہوں نے اس تکلیف کا اظہار کیا، جسے بعد ازاں انہوں نے اپنی کتاب میں بھی بیان کیا. میں نے اپنے جسم پر بہت ستم ڈھائے ہیں، اپنی آنکھوں کو نیند کی فطری ضرورت سے محروم رکھا. یہ سونا چاہتی تھی مگر میں لکھنا چاہتا تھا. اب میں سونا چاہتا ہوں لیکن یہ بند ہونے کا نام نہیں لیتی. دماغ کو سوچنے کی ایسی عادت ڈال چکا ہوں کہ یہ سوچنے سے باز نہیں آتا. اب میری ہڈیاں مجھ سے انتقام لے رہی ہیں. پہلے میں نے انہیں آرام نہیں کرنے دیا، اب یہ مجھے آرام نہیں کرنے دیتی. 25 مئی 1979 کو انہیں علاج کے لیے امریکہ لے جایا گیا، جہاں 5 ستمبر کو انہیں دل کا شدید دورہ پڑا. جو کہ وہاں سے امریکہ سے اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی. جب فون کی گھنٹی بجتی تھی تو میں ڈر جاتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا خبر آئی. تو جتنی ان کی طبیعت خراب تھی اور جیسی اطلاعات آ رہی تھی، اس کے بعد ہم ذہنی طور پہ تیار تھے. 22 ستمبر 1979 پاکستان کے وقت کے مطابق شام تقریباً 5:45 بجے امریکہ کے شہر بفیلو کے ایک اسپتال میں اورنگ آباد سے شروع ہوا ایک طویل علمی، تحقیقی اور فکری سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مولانا ہمارے لیے اپنے باپ سے زیادہ عزیز اور محترم تھے. یہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دوسری بار یتیم ہوتے ہوئے محسوس کیا. یہ 26 ستمبر 1979 کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں مولانا مودودی کی نماز جنازہ کے لیے جمع ہونے والے ہجوم کے یادگار مناظر ہیں. کیا دیسی اور کیا پردیسی، ہر شخص اس لمحے کو اپنی آنکھوں، اپنے ذہن اور اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا. اور جب یہ ان گنت عقیدت مند مصر کے معروف عالم دین علامہ یوسف عبداللہ القرصافی کے پیچھے صفیں باندھ رہے تھے تو انہیں معلوم تھا کہ اس لمحے مکمل ہو جانے والا یہ طویل تحقیقی اور علمی سفر اسلامی دنیا کے لیے 20ویں صدی کا اعلیٰ ترین محاصل ہے.